हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर क्लासेज में। दोस्तों हमसे यहाँ पर फिर आज क्लास बात करेंगे केमिस्ट्री का। दोस्तों हम सब पिछले बार में पार्ट 1 दे चुके हैं, अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने इसके पहले से क्लास में हमने पार्ट 1 में क्या देखा है, तो हमने पार्ट में दोस्तों देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमने पढ़ा है रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे दोस्तों उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि हम ये आपको जो बैच आपको जो दे रहे हैं ना, वो 2026 के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक मिशन बैच है, ताकि हम इससे अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ना है और अपने अपने बच्चों को दोस्तों हमसे यहाँ पे अच्छे से क्वालिफिकेशन मतलब बनाना है, ताकि वो एग्जाम में अच्छे से दोस्तों वो कर पाए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे यदि चैनल पर नहीं अभी तक जुड़ चुके हैं तो इसमें जुड़िए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो पक्का करना है, ताकि आपको कहीं ना कहीं दोस्तों एक मोटिवेटेड आपको बहुत अंदर से में बहुत इसको हेल्प करेगा। ठीक है, और हम इसी प्रकार से आपके लिए काम यहाँ पे दोस्तों करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम सब क्लास में देखने वाले हैं क्या कि रासायनिक समीकरण। ठीक है, हमने पिछले बार के क्लास में ये देखा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का दोस्तों होता है। ठीक है, तो आइए आज हम सब मेरा टॉपिक यही रहेगा क्या, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण है ना। हम पिछले बार के क्लास में रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं जी, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को जब हम उसके सूत्र व संकेतों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो हम सब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने तो इतना बात देखा था। ठीक है, जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। मान के चलिए कि जो रासायनिक समीकरण हमारा है वो जो रासायनिक समीकरण है ना, उसका परिभाषा बता दिए थी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, जब मान चलिए कि ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, ये जब दोनों आपस में विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये H2O का निर्माण करता है। चूंकि संतुलित नहीं है तो इसे संतुलित कर लेंगे दोस्तों। तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक प्रकार का हमारा रासायनिक समीकरण है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब हम उसके सूत्र और संकेतों की सहायता से लिखेंगे ना, तो हम सब उससे क्या कह दे देंगे, तो हम सब उस रासायनिक समीकरण कह देते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। अब हम सब इसके आगे की दोस्तों बात करेंगे। तो हमने आगे बताया था उस पार्ट 1 में कि जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करेंगे। ठीक, तो रासायनिक जो समीकरण हमारा है वो 2 प्रकार का होता है। कितना होता है जी, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन, तो पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारा जो रासायनिक समीकरण है ना, वो कितना प्रकार का होता है जी, तो हमारा जो रासायनिक समीकरण दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, हम सब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम सब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, किसके बारे में, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो आप सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से कॉपी दोस्तों खोल के रखना, सुनना है कि रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा रासायनिक समीकरण ठीक है, जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या
है ना, हमेशा क्या होती है, समान होती है या दोस्तों बराबर होता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें, ठीक है, जिसके, है ना, वैसा समीकरण या वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे चलिए मान करके कि हमने एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे H2 जो है एक, है ना, तत्व है और दोस्तों ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। अब ये तत्व अभिक्रिया करके बनाता है क्या, H2O। तो ये एक क्या है, तो दोस्तों ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण दिया गया है संतुलित है या नहीं। तो ये देखने के लिए सबको क्या करना होगा कि दोनों ओर, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग तत्व ले रहा है उसके सूत्र व संकेत, दोनों ओर उस तत्व के संकेत या सूत्रों की परमाणु संख्याएं बराबर है या नहीं। दोस्तों हम सबको ये देखना है कि यदि जिस रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों का परमाणु संख्या दोनों ओर यदि बराबर होता है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, और यदि बराबर नहीं होता है तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ आ रहा है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे H2 है और O2 है, अभिक्रिया करके क्या बनाया, H2O। हम सब इसको क्या कहते हैं, तो हम सब इसे जल कहते हैं। तो अब दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है क्या नहीं, ये देखना है। तो यहाँ पे एक के हाइड्रोजन की कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन के अणु का कितना परमाणु है जी, 2 परमाणु है। तो क्या इधर जो एक हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु है वो इधर है क्या, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। तो यहाँ पे कितना परमाणु है जी, 2 परमाणु है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के एक अणु के 2 परमाणु है और यहाँ एक ऑक्सीजन का दोस्तों एक ही अणु है, तो क्या है, बराबर नहीं है ना। तो अब इधर भी 2 परमाणु होना चाहिए। हम इसके लिए क्या करेंगे पता है, हम इसलिए क्या करेंगे कि आगे 2 से गुना करेंगे। ठीक, अब जब हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन 2 गो हो गया दोस्तों, तो ये तो 2 गो हो गया ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन कितना है, तो 2 गो पहले से था और 2 गो फिर से था, कितना ये हो गया, अब ये 4 हो गया। बट अभी इधर कितना है दोस्तों, 2 ही है। तो उसे क्या करेंगे, इसके आगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब जाकर के ये जो एक समीकरण बना हमारा, ये हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार के हम सब समीकरणों को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है दोस्तों, हम सब उसे क्या कहते हैं, तो हम सब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में तक दोस्तों आ रहा है आप सबको कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम ये अभी एक बताए हैं कि किस प्रकार का जो समीकरण को हम संतुलित, है ना, कह सकते हैं। हमने अभी आपको तरीका दोस्तों नहीं बताया है कि दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करना है, बट हम सब अभी एक केवल समझे हैं कि कौन से रासायनिक समीकरण को संतुलित कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि तत्वों के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है तो हम सब उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, तो यहाँ तक बस समझ में दोस्तों आ रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है ना। ऐसे कई सारे हम सब आगे समीकरण को देखेंगे कि वो समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। यदि वो संतुलित नहीं होगा तो हम सब उसे क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर सीखने वाले भी हैं कि किसी, है ना, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमसे टॉपिक पर आते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम सब बात करेंगे किसके बारे में, तो अब हम सब हम बात करने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, हम सब दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो हम सब उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से याद रखिए कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके तत्वों के दोनों ओर
है ना परमाणु संख्या आपस में, जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होती है या समान नहीं होती है, तो उसे हम सब दोस्तों क्या कहने वाले हैं, तो हम सब उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल आपको दिया कि Ca2 प्लस O2, ठीक है, C2 प्लस दोस्तों O2 जब आपस में अभिक्रिया करता है, ठीक है, या फिर समझिए बात को, ठीक है ना, अब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये बनाता क्या है, तो बनाता है CO2। तो अब बताइए क्या यहाँ पे दोस्तों ये कार्बन जो ये एक हमने रासायनिक समीकरण दिया, क्या ये संतुलित है दोस्तों, तो नहीं, यह एक संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि तत्वों के है ना परमाणु संख्या दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हमने देता H2 प्लस O2, ठीक, तो क्रिया करके क्या बनाता है H2O, तो ये भी फिलहाल जो अभी है क्या है वो, ये दोस्तों एक अभी तक के असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बात समझ में आया कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर है। अब एक बात हमसे याद रखेंगे क्या, कि जब भी हम सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हम सब जो उसमें समीकरण को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमेशा पूरे केमिस्ट्री में संतुलित समीकरण का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो समीकरण जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। कभी भी असंतुलित समीकरण को इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम सब इसे केमिस्ट्री में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इससे सवाल पूछता है क्या, एक दोस्तों 2 से 3 नंबर में एक सवाल आएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर सवाल दोस्तों ऐसे पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित दोस्तों करना क्यों आवश्यक है, ठीक है, यदि सवाल पूछेगा दोस्तों। यहाँ पे एक सवाल आता है 2 नंबर में कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना, और उसी में रहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो आइए हम सब इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जो सवाल दोस्तों पूछता है, ठीक है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है उसके बारे में, ठीक। तो सवाल क्या रहेगा दोस्तों, सवाल रहेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण ठीक है, ये सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में बनता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका जो आपको आंसर देना होगा वो आंसर कैसे दीजिएगा, सबसे पहले आप आंसर में क्या लिखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण देकर डैश, ठीक है। पहले आप लोग क्या करिएगा, तो पहले आप लोग इसका लिख देंगे परिभाषा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है या समान होती है, हम सब उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और सवाल क्या आगे पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, उसी में लिखेंगे, है ना, ये पैराग्राफ चेंज करके कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा परमाणु संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, है ना, पदार्थ का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है, ठीक है ना।
परमाणु संरक्षण, है ना, सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा परमाणु संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ना तो पदार्थ का कभी नाश हो सकता है और न ही पदार्थ का निर्माण हो सकता है। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। क्योंकि जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, जब आपस में दो तत्व अभिक्रिया करता है, तो देखते होंगे क्या कि उसका एक परमाणु या दो परमाणु दोस्तों वो क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। और जबकि ऊर्जा परमाणु जो संरक्षण सिद्धांत है वो कहता है कि कभी भी अभिक्रिया के दौरान, है ना, या तो पदार्थ का ना तो निर्माण हो सकता है और ना तो पदार्थ का नाश दोस्तों हो सकता है। जैसे देखिए हम बताया ना कि यदि H2 और O2 है, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का एक अणु का दो परमाणु और ऑक्सीजन के दोस्तों एक अणु का दो परमाणु जब ये भाग ले रहा है और अभिक्रिया करके दोस्तों क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। यहाँ पे तो किसी भी तत्व पदार्थों का तो नाश नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन था दोस्तों, वहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद वो वहाँ पर एक ही परमाणु आ रहा है ना, तो इसीलिए हम सबको क्या करना होता है, संतुलित करना अति आवश्यक दोस्तों हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को सुनेंगे दोस्तों, देखेंगे और उसको आंसर देने का तो प्रयास करेंगे यहाँ पे कॉपी पे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा कि अब तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, टॉपिक दोस्तों यहाँ पे अभी पूरा हो गया। कौन टॉपिक जी, अब हमारा टॉपिक पूरा हो गया। रासायनिक समीकरण क्या है, कितना प्रकार का होता है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, हमसे ये सभी सवाल को दोस्तों ये देख चुके हैं। ठीक है, अब है जो हमारा अगला जो टॉपिक जो पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण से, है ना, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि 2 नंबर में पूछ देगा कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो ठीक है, तो बनाइए अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण से, है ना, जो सूचनाएं जो प्राप्त होगा, प्राप्त सूचनाएं क्या है, निम्नलिखित। याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती है ना, वो कौन सा है, ये वो निम्नलिखित है। मतलब कई सारी चीज हमें प्राप्त होती है रासायनिक समीकरण से दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण से जो प्राप्त जो सूचनाएं हमें होती है वो पहला वो कौन सा है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से देखिए, रासायनिक समीकरण से जो सूचना जो पहला प्राप्त होता है ये कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ दोस्तों, ठीक है, कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के दौरान कौन सा नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है ना, यानी रासायनिक समीकरण से जो हमें सूचनाएं पहला प्राप्त होती है ये रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ और वो कितना मात्रा में भाग ले रहा है और उससे बनने वाला पदार्थ जो है नया, उसका गुण कैसा है और वो कितना मात्रा में दोस्तों बन रहा है। ठीक है, तो पहली जो सूचना हमें प्राप्त होती है वो यही प्राप्त होता है क्या, याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण से जो पहला जो सूचना प्राप्त होता है ये कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ, है ना, भाग लेते हैं और अभिक्रिया के दौरान कौन सा नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। दूसरा है क्या कि रासायनिक समीकरण के दौरान जो दूसरा जो सूचना दोस्तों प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है कि अभिकारक और प्रतिफल। ठीक है, मतलब कि जो अभिकारक हैं और जो प्रतिफल है उसके संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या कि इससे, है ना, अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र और संकेतों की जानकारी मिलती है। नंबर जो 3 जो सूचना होगा क्या, नंबर 3 है ना कि यह अभिकारकों से, ठीक है ना, मतलब यह अभिकारकों या प्रतिफलों के मोलों की
अनुपात का जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है ना। मतलब रासायनिक समीकरण से क्या होता है कि अभिकारक और जो प्रतिफल है उसके मोलों का अनुपात की जानकारी हमें दोस्तों मिलता है। तो ये सब जो जानकारी है हमें जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब है रासायनिक समीकरण से लाभ कि सर हमें रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है। तो ये तो हो गया क्या, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। अब हम सब जो अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण से लाभ, ठीक है, रासायनिक समीकरण से लाभ। तो देखिए दोस्तों, हर रासायनिक समीकरण से हमें बहुत सारा लाभ है, ठीक है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं और जब हम उस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हमें दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, रासायनिक समीकरण से कहीं बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त है। कौन कौन जी, तो जब सवाल ये आएगा कि रासायनिक समीकरण के क्या क्या लाभ हैं तो आप लिखेंगे क्या, रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं, ठीक है ना। पहला तो दोस्तों जो लाभ हमें प्राप्त ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। सबसे पहली बात क्या है जी, रासायनिक अभिक्रिया को, है रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है ना, या किसी भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना बहुत ही आसान होता है। ये हमें पहला लाभ प्राप्त है, किससे, रासायनिक समीकरण से, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना बहुत ही आसान होता है, ठीक। चलिए दूसरा लाभ देखेंगे क्या, कि इससे कागज की बचत होती है। अब जो हम एक अभिक्रिया लिखेंगे, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन प्लस जल अभिक्रिया करके जल बनाएगा, अब उसको हम कम जगह में भी क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो जो दूसरा जो लाभ हमें क्या है, इससे कागज की बचत होती है और समय का भी बचत होता है। अब जो तीसरा जो लाभ हमें दोस्तों प्राप्त क्या है कि पूरे विश्व में सभी तत्वों का एक ही संकेत की मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यानी हम अपने यहाँ दोस्तों यदि ऑक्सीजन को O2 से व्यक्त कर रहे होंगे तो पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन को O2 ही व्यक्त करता होगा। यदि हम अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे तो यदि हम ऑक्सीजन को लिखेंगे ऑक्सीजन, अब ये हमारा हिंदी भाषा है, ठीक है दोस्तों। आपका इंग्लैंड का अंग्रेजी भाषा है दोस्तों, अलग अलग देश का अलग भाषा है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को अपनी भाषा में लिखेगा जो हमको समझ में नहीं आ सकता है। जब यदि संकेत के रूप में लिखेगा तो हम पकड़ सकते हैं कि वो ये तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये फायदा है ना, मतलब ये सब लाभ हमें प्राप्त है किससे, रासायनिक समीकरण से दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना आपके टॉपिक पूरा आया होगा। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, फिर हमने देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, फिर हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण, है ना जी, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। फिर हमने क्या देखा दोस्तों, फिर हमने देखा क्या, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन कौन सी है। फिर हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले लाभ को हमने देखा, ठीक है। फिर हमने अब दोस्तों अब हम सब आगे के पार्ट 3 में देखने वाले हैं क्या, कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों एक ही प्रकार का नहीं होता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम सब पार्ट 3 में क्या देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे दोस्तों। और ये फिर से चैप्टर दोस्तों समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर का 1-2 वीडियो दोस्तों और आएगा, तब तक दोस्तों आप सब पूरे अच्छे से पढ़िए। और ये हमारा मिशन बैच 2026 का है, तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ठीक है। तो आप अच्छे से कॉपी वाइज दोस्तों देखेंगे और लिखेंगे और साथ में दोस्तों किताब को भी खोलकर बैठने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप समझ में आया हो दोस्तों, आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।